प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ने वाले हैं। पहले इस पाठ को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ लिया है। आज हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे। जिन बच्चों ने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में है पदार्थ पर दाब परिवर्तन का प्रभाव हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। यानी ठोस के कण पास पास होते हैं, उनके बीच दूरी कम होती है, द्रव में ठोस से ज़्यादा होती है और गैस से कम होती है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़ित करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पिस्टन के अंदर हमने कोई गैस भरी हुई है। जब हम पिस्टन को दबाते हैं तो इसके कण पास पास आ जाते हैं। देखो, तो ये द्रव अवस्था में बदल सकता है। साथ में इसको ठंडा भी करें, शीतलता भी दें, तो ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो दाब बढ़ाने पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो अगर आपसे प्रभाव पूछे तो हम ये प्रभाव बता सकते हैं। दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है, 1 एटमॉस्फेयर दाब हो वायुमंडल का तो जो ठोस है बिना द्रव में आए सीधे गैस में बदल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्यों किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती है। तो पदार्थ जो है, देखो यहाँ पर ये द्रव अवस्था है, ये गैस अवस्था है, ये ठोस अवस्था है। ठोस से द्रव का बनना संघनन कहलाता है, द्रव से ठोस बनना जमना कहलाता है, द्रव से गैस बनना वाष्पीकरण कहलाता है और गैस से द्रव बनना संघनन कहलाता है। और ठोस से सीधा गैस बनना बिना द्रव बदले तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है और गैस से सीधा ठोस बनना निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, 3 अवस्थाओं में पदार्थ का रूपांतरण आपने देखा। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलो। अगर सेल्सियस में बदलना है तो 300 में से 273 घटा देंगे, तो 573 में से 273 घटा देंगे, और सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो 273 जोड़ देते हैं। तो ये हम जब प्रश्न करेंगे तब प्रश्न उनके साथ कर लेंगे। इसके बाद में है वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण किसे कहते हैं? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आप अपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल को अगर खुला छोड़ें तो यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? यानी क्वथनांक, जो पानी वाष्पित हुआ, यहाँ पर क्वथनांक तक तापमान पानी का नहीं पहुँचता, फिर भी वो उड़ जाता है, वाष्प बन जाती है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गति ऊर्जा होती है। एक निश्चित तापमान पर इन तीनों में अलग अलग ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे कुछ दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो परिभाषा आप याद रख सकते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे हम। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। एक प्रखली में 5 ml जल लें
और इसे खिड़की के पास रखें या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास रखें या पंखे के नीचे रखें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा किसी अलमीरा के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में अलग अलग समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इस क्रियाकलाप को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण को निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। नंबर 1, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं, एक गिलास में और एक थाली में पानी डालकर हम धूप में छोड़ दें तो किसमें से पानी जल्दी उड़ेगा? किसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा? तो थाली वाले का, क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो है सतह का ज़्यादा संपर्क में है। तो अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, इकट्ठा नहीं डालते। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों का पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो तापमान बढ़ाने से भी वाष्पीकरण की दर तेज होती है। जिस दिन तापमान ज़्यादा होगा वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जिस दिन कम होगा वाष्पीकरण कम होगा। आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसका पता कैसे लगा सकते हैं? जैसे मान लो एक गिलास के अंदर हम बर्फ़ डाल के देखें तो उसके बाहर पानी की बूंदें आ जाती है। वो कहाँ से आई? हवा के अंदर वाष्प की मात्रा थी, वहाँ से आई। तो जो वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, जलवाष्प की मात्रा हवा के अंदर, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, आर्द्रता ज़्यादा होगी। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घटती है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा है हवा के अंदर, तो वाष्पीकरण कम होगा। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो अगर हम जैसे अपने कपड़े न सूखे हों तो एक लड़की है जो वो पंखे के नीचे सुखा देती है, और एक बिना पंखे के, तो कौन से जल्दी सूखेंगे? पंखे के नीचे वाले, क्योंकि वायु की गति वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है। आगे, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, ठंडक कैसे आती है? तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता आ जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों को पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण अपने हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थानों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को स्थिर बना देती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है, पसीना वाष्पीकृत हुआ तो वहाँ पर ऊष्मा कम हो गई। वो ऊष्मा जो है, उस ऊष्मा को हमारे शरीर से निकलना होता है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना हमारे शरीर को अवशोषित कर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो किसी बर्तन में जब बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है और हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। ठीक है, तो इसके बाद में है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंड क्यों करते हैं?
गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो ये जब हम प्रश्न पढ़ेंगे इनके आंसर उसमें करवाएंगे। तो इस पाठ में द्रव की अवस्थाओं के बारे में जिक्र है। द्रव की कितनी अवस्थाएं हैं? हमने 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे द्रव की पदार्थ की चौथी अवस्था। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं: बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो हम ठोस, द्रव और गैस से तो परिचित हैं। प्लाज्मा क्या है? देखो, प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम में कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने पर यह ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तापमान बढ़ने से ये जो गैस है वो आयनीकृत हो जाती है और प्लाज्मा बनता है। ठीक है, तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसके बाद में बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कर्नेल, वुल्फगैंग केट्रेल ने और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की व्यवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। तो www.chem4kkids.com पर लॉगिन करके पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में जो था वो हमने पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। धन्यवाद।